चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला। थोड़ा सा उसको इंटरनेशनल करने के चक्कर में उसको हमने पांडवास कर दिया। मतलब आज की डेट होती तो हम उसको पांडवा ही रखते हैं। कम से कम 1 महीने की रिहर्सल रखी, फिर हमने 1 शो किया। उसके बाद हमने फिर बहुत लंबी रिहर्सल रखी। उस शो के बाद हमको पता लगा कि अभी कितनी कमी हम में है। मैं आपको पहले बता दूं कि हम कोई संस्कृति बचाने के लिए काम नहीं कर रहे। संस्कृति बचाने वाले हम बहुत तुच्छ लोग हैं। इतनी बहुत बड़ी संस्कृति है। हम ये है कि हम बस हमको कुछ मिला है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। इसमें आपको फेमस होने का फ़ायदा मिल जाता है। मुझे लगता नहीं फेमस होने का कोई और फ़ायदा है। आपको बस ये होता है कि अरे अच्छा तुम वो हो तो हाँ ये आपने वो वाला गाना गाया, ठीक है आप करो। फेसबुक पे शायद कमेंट था या कोई ऐसा टॉपिक था कि आपने जो ढोल उठाया कंधों पे, ये आपने कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली है। कई लोग को उस गाने ने इस तरीके से हिट किया कि वो सब कुछ छोड़ के और उन्होंने यहाँ आके और गांव में रह के अपना कुछ काम किया। जैसे फुलारी के टाइम पे जब हमने फुलारी निकाला था तो फुलारी में अभी भी आप अगर जाएंगे यूट्यूब पे तो वो कमेंट्स ओपन पड़े हुए हैं। नेगी सर ने भी को मैंने इनवाइट किया था तो उनकी वाइफ भी आई थी, नेगी सर की वाइफ भी आई थी, नेगी सर भी आए थे। तो उन्होंने हमको पूछा कि बेटा कि तुमने जहाँ ये किया तो वहाँ पर ऐसे वाली पढ़ाई लगाते हैं। बोला सर हमने वहाँ पता किया, उन्होंने बोला नहीं लगाते हैं। तो वो बोल देता आपसे कि गाइस बहुत घटिया गा रहे हो, बहुत बेसरा हो रहा है और ना तुम हंस रहे हो, ऐसे मुर्दों की तरह खड़े हो रखे हो, क्या है ये। पहले ड्रम बजाते थे वो कहाँ, अभी कहाँ है, एक छोटी सी पेटी सी होती है वो बजा रहे हो आप, कर तो वो भी सकते हो। लेकिन एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ ऐसे म्यूजिकल वो होते हैं जो आपके इमोशनली आप जिनसे कनेक्टेड हो। अगर आप इमोशनली कुछ चीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर क्या ही करोगे टेक्निकली कुछ भी करके। आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो। नेशनल गेम्स के उसमें आए थे तो यहाँ पर हम जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर मतलब गाने गा रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर आगे बीच में से, और एक आदमी नहीं है, सारे आ रहे हैं कि एक मिनट रुको कि पहले बेडू पाको गा दो आप। हमें कुछ गुनगुना के सुनाइए ना। वो एक वो गाना है उनका, तेरी पीड़ा माँ दुई आंसू मेरा भी थोड़ी जाला पीड़ा ना लुके। लोक सिर्फ संगीत नहीं, ये हमारी माटी की खुशबू है। दादी की लोरी है और नानी की सुनाई गई कहानियाँ भी। ये बारात में उठती ढोल दमाऊ की थाप है तो मसक बीन की गूंज भी। अगर मैं ये कहूँ कि लोक पहाड़ की सांसों में बसता है और पहाड़ी की आत्मा में भी, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंडी लोक संगीत और लोक भाषाओं को नई पहचान दिलाने की राह में एक कदम करीब 17 साल पहले उठा था। ये संगीत की एक ऐसी आवाज़ है जिसने न सिर्फ पहाड़ों की गूंज दुनिया तक पहुंचाई बल्कि लोकगीतों को भी नई पहचान दिलाई। ये यात्रा है पांडवास बैंड की, जिसे शुरू किया 3 भाइयों ने। नाम भले ही महाभारत के पांडवों से प्रेरित हों, लेकिन असली ताकत इनके सुर, इनकी रचनात्मकता और पहाड़ के प्रति इनका समर्पण है। मुझे ध्यान आता है कि एक समय वो भी था जब सुनने को मिलता था लोकगीतों में अब नया क्या है। खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में ये बात अक्सर बोली जाती थी। लेकिन पांडवास ने पारंपरिक धुनों को मॉडर्न बीट्स के साथ जोड़कर साबित कर दिया कि लोक संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस उसे नए अंदाज में पेश करने की ज़रूरत होती है। टाइम मशीन जैसी सीरीज हो या फिर कुमाऊं और गढ़वाल की झलक लिए गाने, पांडवाज आज हर घर की धड़कन बन चुका है, हर दिल में राज करता है। लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके इस बैंड की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, संघर्ष, संस्कृति और सपनों की कहानी भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज़ के खास प्रोग्राम चिंतन मंथन में। ये हमारे चिंतन मंथन का दूसरा एपिसोड है। आज के हमारे इस एपिसोड में खास मेहमान हैं पांडवास बैंड के एक तरीके से संस्थापक मैं कहूँगा, ईशान, जो तीनों भाइयों में ईशान, कुणाल और शलील में सबसे बड़े हैं। ईशान भाई, आप लोग 3 भाई हैं, ऐसे में ग्रुप का नाम, बैंड का नाम पांडवास कैसे पड़ा? पांडवास का मतलब 5 से उससे नहीं था, वो पांडव के पुत्रों से ही था, जो कि जिनको पांडव बोला जाता है। तो पांडव हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग में एज अ देवता भी हैं और हम उनसे काफ़ी प्रभावित भी थे क्योंकि उन्होंने सारे जो भी केदारनाथ के मंदिर हैं और जो भी मंदिर हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। तो वो हमारे लिए एज एन आर्टिस्ट ज़्यादा हैं योद्धा से। हाँ, तो योद्धा थे ही, हाँ। लेकिन वो वाला भी है और हमारे यहाँ उनके काफ़ी चीज़ें हुई हैं, स्वर्गारोहण यात्रा हुई है और ये सब चीज़ें हुई। तो पांडव से नाम रखना चाह रहे थे, पांडव से, और उस समय थोड़ा सा
क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसको इंटरनेशनल करने के चक्कर में उसको हमने पांडवास कर दिया। मतलब आज की डेट होती तो हम उसको पांडवा ही रखते हैं। ईशान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हल्द्वानी में 2 अक्टूबर को तामीर, सहारा और पगडंडी के प्रोग्राम द कुमाऊं फेस्ट में आपने कहा कि हमने तय किया था कि गीत सुनने के लिए भी हो, सिर्फ डांस और हुदंग के लिए नहीं हो। ये बात दिमाग में कैसे आई थी? क्योंकि सर हमने मैं अब जब हम छोटे थे, छोटे भी क्या बोलूँ, किशोरावस्था में, और यही जो 20, 21, 19 वाली जो उम्र होती है, उस टाइम पे हमको जितना एक्सेस था, हमने बाहर के शोज़ देखे टीवी पे या इंटरनेट पे। इंटरनेट उस समय शुरू ही हुआ था। जब देखते थे तो हम बोलते थे यार इनके शोज़ इतने ऐसे कैसे हैं कि लोग आराम से सुन रहे हैं और ये कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के, क्योंकि मैंने बॉलीवुड वगैरह के शो तो देखे नहीं थे। मैंने तो या तो यहीं के शो देखे थे अपने जो गढ़वाल में, वहाँ उत्तराखंड में होते हैं मेले में, और या तो फिर बाहर के देखे थे विदेशियों के। तो बहुत अंतर था, एक बहुत बड़ा अंतर था वो क्वालिटी में भी और उसमें भी कि लोग किस तरीके से और ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है एक्टर्स को। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने लगाए गए हैं बहुत पुराने लोगों के द्वारा, लेकिन उनको जब स्टेज पे गाने की बात आती थी तो ऐसा होता था कि लोग भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, या पता नहीं सुनते थे, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन वो वाला एक था कि जब डांस नंबर बजेगा तो सब नाचेंगे, नहीं तो चुप बैठे रहेंगे ऐसे। तो हम ये चाह रहे थे कि हम कुछ इस तरीके से म्यूज़िक करें और इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट करें। मतलब लाइव परफॉर्मेंस में यही होता है कि आप जब स्टेज पे खड़े हो तो लोग आपको क्यों देखें। अगर आपके गाने सुनने हो तो घर में बैठ के सुन सकता है ना, रिकॉर्ड तो किया ही है आपने। तो वो क्या चीज़ है, तो वो चीज़ें हमने करी। तो हमने उसको हर तरीके से उसको डिज़ाइन किया, टेक्निकली बहुत मजबूत होना पड़ा, और उसके लिए हम बहुत इधर उधर जाते थे, जिससे मतलब तमाम इंडिया हमने बहुत सारे शोज़ देखे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के। तो फिर पता लगा कि यार नहीं, मिसिंग ये है कि हमको बहुत रियाज़ करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बैंड इस्टेब्लिश हुआ तो हमने पहले तो कम से कम 1 महीने की रिहर्सल रखी, फिर हमने 1 शो किया, उसके बाद हमने फिर बहुत लंबी रिहर्सल रखी। उस शो के बाद हमको पता लगा कि अभी कितनी कमी हम में है, बहुत बेसुरे हो रहे हैं, आउट ऑफ सिंक हो रहे हैं, सब कुछ था, है ना। लिरिक्स पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है पढ़ते हो, लेकिन पूरी लिरिक्स पढ़नी पड़ जाए तो फिर क्या भाव आएगा आपका। तो वो सब चीज़ें थी, टेक्निकली बहुत वो था कि माइक प्लेसमेंट और ये वो कैसे हो। तो हमने उसको लेके पूरा शुरू से लेकर एंड तक काम किया। मतलब आप अपने रिव्यूअर खुद रहे? हाँ, वो तो है ही। मतलब अब हमारे यहाँ क्या, आलोचना भी खुद करनी पड़ी सर। देखिए, आपको कोई मंच दे रहा है तो आप पे वो पैसे खर्च कर रहा है। लोग अपना समय, अगर फ्री टिकट है तो लोग समय लगा के आ रहे हैं, अगर टिकट है तो उन्होंने पैसा भी लगाया और समय भी लगाया, और उसके बाद आप उनको निराशा दोगे। ऐसा हो कि कोई पॉइंट हो कि यार मैं गा रहा था और मेरे गले में कुछ लग गया, या कुछ ऐसे गला भर गया, या कुछ हो गया और मैं रुक गया, वो एक अलग इशू है। बेसुरा हो गया, वो भी एक कोई बात नहीं। लेकिन आप गा ही नहीं रहे हो, आप ट्रैक पे गा रहे हो, या आप बहुत गंदा गा रहे हो, सारी आवाज़ें फट रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें तो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए ना। आप बताओ, मतलब ये तो वही वाली बात होगी जिस तरीके से आप सवाल करते हो सरकार से कि भैया रोड अच्छी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं अच्छे है। तो लोग हमसे ही पूछेंगे भाई पैसे दे के आए, इतनी देर बैठे रहे और क्या परोस रहे हो तुम हमको। वो वाला एक पार्ट है कि आपको ये करना पड़ेगा, सही नहीं तो मत करो। आप लोगों का टाइम वेस्ट मत करो और ये रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। तो ये वाली बात है। तो इसको लेके हम बहुत सीरियस थे, और अभी हाँ मतलब है और अब हो रहा है कि ठीक है चलो। ईशान भाई, एक सवाल ये भी है, संसाधनों के अभाव में एक पत्थर को स्टेज बनाने की कला भी आप में ही है, क्या सूझा था? उसके लिए वैसे तो कुणाल सलील ज़्यादा अप्रोप्रिएट लोग हैं, लेकिन मैं वैसे बताता हूँ कि उन्होंने जो मुझे बताया कि वो ऐसे ही इधर उधर रखी कर ही रहे थे। हमको ये था कि हम जो गीत गा रहे हैं वो हैं गांव वालों के, गांव के ही गीत हैं। उनको हम लेके आते हैं, फिर हम उसको देहरादून, हल्द्वानी और ऐसे बड़े शहरों में, ऋषिकेश में या इनको जो उत्तराखंड में जो वहाँ गाते हैं। लेकिन वो गाँव वालों को कौन सुनाएगा? क्या हम उनको ये बोलें कि तो तुम जब देहरादून आओगे तब तुम ये गाने सुन पाओगे? तो हमने बोला कि यार ये तो हम पे, जैसे सलील ने बताया था पिछली बार भी, ये तो हम पे कर्ज है उनका, उन लोक गीतों का कर्ज है। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि हम कोई संस्कृति बचाने के लिए काम नहीं कर रहे। संस्कृति बचाने वाले हम बहुत तुच्छ लोग हैं। इतनी बहुत बड़ी संस्कृति है, ये है कि हमको कुछ मिला है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। हाँ, दिमाग के कोने में ये है कि हमको ख़राब नहीं करना है चीज़ों को, विकृत नहीं होना। हाँ, तो वो सब सोच थी। और थोड़ा एनवायरनमेंट को लेके भी हम बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि यार ये गंदगी करनी बहुत सीख ली लोगों ने,
प्लास्टिक की बोतल इतनी यूज़ होने लग गई है, इतनी लोग, हम भी कर रहे हैं स्टेज पे यूज़, लेकिन कैसे बदलेगा ये सब। तो हमने वहाँ पर उसको इको फ्रेंडली भी किया, क्योंकि गांव में अगर बाहर के लोग आएंगे, ऑब्वियसली आने थे, आए भी, तो हम सबको क्या सिखा पाए, कितने भी आए, 200 आए, 100 आए, 20 आए या 2000 आए, हम उनको किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो पूरा वो जो फेस्टिवल हुआ, कुणाल सलील ने उसको डिज़ाइन किया था। ये रैकी पे जाते रहते थे तो उनको वो भीम ढुंगू बोलदन हुए थे, तो वो भीम ढुंगा उन्होंने उसको सर्च किया, वहाँ से किया कि यार इस पे तो इधर उधर खेत देखे, फिर लोगों से कांटेक्ट किया कि क्या हो सकता है, तो लोगों ने सहज स्वीकार किया। अब ये अच्छी बात है कि इसमें आपको फेमस होने का फ़ायदा मिल जाता है, मुझे लगता नहीं फेमस होने का कोई और फ़ायदा है, आपको बस ये होता है कि अरे अच्छा तुम वो हो, तो हाँ ये आपने वो वाला गाना गाया, ठीक है आप करो। तो फिर गांव वालों ने बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छे से हुआ। तो उसका मेन मकसद ये था कि हम गांव में गांव के गीत गाएं, गांव वालों को क्वालिटी म्यूजिक सुनाएं, क्वालिटी म्यूजिक। अब वैसे तो गांव में भी हो रहा है ना, रामलीला में भी सुन ही रहे हैं ये है, लेकिन म्यूजिक का एक जो प्रोजेक्शन होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके की छोटी प्रस्तुति या बड़ी प्रस्तुतियों को खराब नहीं बोलता हूँ, कि अगर 2 लोग गिटार बजा के कहीं पे 20 लोगों के सामने गा रहे हैं तो वो भी एक परफॉर्मेंस है। हम अगर 2000 लोगों के सामने गा रहे हैं या 20,000 लोगों के सामने भी गा रहे हैं तो वो भी एक परफॉर्मेंस है। लेकिन यह है कि आप जिस लेवल पे और जहाँ पर काम कर रहे हो, आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। काफल के साथ भी यही था, हमने बोला कि अगर हमको वहाँ करना है तो हमको कितना मिनिमम हमको प्लास्टिक या नो प्लास्टिक कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम रीयूजेबल चीज़ें या इन चीज़ों को ही हम यूज़ करें। तो अब आप लोगों की मदद से काफ़ी सफल भी रहा और अब आशा है कि हम उसको आगे भी करते रहेंगे। ये एक काफल ये एक ऐसी पहल है जो जून के महीने में हुई थी और ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पांडवास ग्रुप की जो टीम है वो सिर्फ लोक संगीत तक सीमित नहीं है, दरअसल वो लोक फिल्मों में भी दखल रखती है और इको टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पे, जो उत्तराखंड के लिए इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, उस पर भी काम कर रही है। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स पे भी काम चल रहा है, उस पर भी हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। ईशान भाई, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, संस्कृति को अज्ञातवास से ला रहे पांडवास, क्या ये उम्मीद कभी बोझ या बड़ी जिम्मेदारी लगती है? सर बोझ तो नहीं लगती, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मतलब जिसने भी, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है जिन्होंने भी ये लिखा था, मतलब ये हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब जैसे एक बार और किसी ने लिखा था कि फेसबुक पे शायद कमेंट था या कोई ऐसा टॉपिक था कि आपने जो ढोल उठाया कंधों पे, ये आपने कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली है। तो वो मेरे दिमाग में रह भी गया कि हाँ ये एक जिम्मेदारी। और जो भी हम पांडवास में कर रहे हैं वो सब को लेके हमको यही लगता है कि हमको बहुत जिम्मेदारी हम पे है और हमको इसको बहुत मेंटेन करके चलना है। मतलब जैसे कि हम कोई भी इवेंट वगैरह करते हैं तो हम स्पॉन्सर्स जब चुनते हैं, है ना, तो खैर स्पॉन्सर हम ही को नहीं चुन रहे, अभी तो मिल ही नहीं रहे हैं, पर बाय द वे अगर हमको कोई ऑप्शन मिलता है कि अरे यार ये फलाना ब्रांड है, तो हम ये सोचते हैं, जैसे कि दारू के ब्रांड बहुत आते हैं अभी, वो जब से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करते हैं कोई भी इवेंट हो, तो वो उसके लिए हम नहीं मना कर देते हैं, क्योंकि वो हम उसको एंडोर्स नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि जितना भी लोग हमको प्यार दे रहे हैं वो उतना हम पे एक जिम्मेदारी बनती जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पे रहें, उसको बैलेंस आउट करते रहें। आपके गाने लाखों के व्यूज़ पाते हैं, करोड़ों में भी जाते हैं कुछ व्यूज़। कभी ऐसा फीडबैक मिला जिसने अंदर तक छू लिया हो? बहुत हैं सर, ऐसे बहुत हैं। आप जैसे कुछ एक एग्जांपल्स प्लीज़। जैसे फुलारी के टाइम पे जब हमने फुलारी निकाला था, तो फुलारी में अभी भी आप अगर जाएंगे यूट्यूब पे तो वो कमेंट्स ओपन पड़े हुए हैं। कई लोग को उस गाने ने इस तरीके से हिट किया कि वो सब कुछ छोड़ के और उन्होंने यहाँ आके और गांव में रह के अपना कुछ काम किया। मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने अपना होम स्टे करा, अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। और मतलब अच्छा, मतलब कि जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टेड बिजनेस, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो क्लाइंट है वो भी खुश हैं, खुद भी खुश हैं और अगल बगल का नेचर भी खुश है। एक कोई थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे मैसेज किया कि ईशान भाई, आपको, मैं वैसे आपसे बड़ा हूँ लेकिन आपको प्रणाम कि आप लोगों ने हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कृति जो थी, जो हम नहीं कर पाए, वो आपने किया कि अब हमारे बच्चे पूछते हैं कि इस गाने का, इस शब्द का मतलब क्या होता है, जो हाँ जो इस गाने में था।
कि ये कहाँ सुना तुमने, कि हमने एक गाना है उनका वो सुना। अब वो गाना उन्होंने क्यों देखा, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्लैशी सा था, बहुत अच्छा लग रहा था, एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही है जैसे वो राधा वाला गाना है या ऐसे टाइप के, तो लोगों को वो देखने में भी अच्छा लगता है। अपनी अब लोग ये भी पूछते हैं कि भैया ये पोशाक कौन सी है, कहाँ की पोशाक है। उनको तो लगता था कि हमारे यहाँ कुर्ता पजामा पहन के ख़त्म कर देते हैं। बल्कि मेरे को पूछना भी था आपसे कि हाँ। जो आपका वो है कॉस्ट्यूम है, हाँ हाँ जी। इसको चूज करते वक्त क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? ये भी कुणाल सलील का काम होता है, लेकिन वो होता यही है कि कहाँ की ड्रेस है और हम इसको किस तरीके से सहजता से पहन सकते हैं। और क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर ड्रेसेस जो है वो ठंडे इलाकों की ही है, तो हम उनको किस तरीके से हल्द्वानी में या देहरादून की गर्मियों में पहन सकते हैं या कहीं भी। तो जो शहर की गर्मी है उसमें कैसे पहन सकते हैं, तो फिर हम उस तरीके से कपड़े, तो दिल्ली में भी करना है और हाँ। मतलब जून के महीने में भी करना पड़ सकता है ना। तो वही है कि जो वूल का बना है उसको फिर लेनिन पे इस पे शिफ्ट किया जाए, किस तरह कपड़ा लिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हमारी टीम पूरी इस चीज़ों पे लगी रहती है बहुत। मतलब हमारा यही चलता रहता है, हमारा काम ही है मतलब दिन भर में बात हम इसी बारे में करते रहते हैं। ईशान भाई, एक क्वेश्चन ये भी आया है, ये हमारे एक दर्शक ने हमें कहा है कि आपसे ज़रूर पूछना चाहिए। मतलब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट भी उन्होंने भेजा था कि जैसे आमिर खान एक्टिंग में कुछ समय गायब रहते हैं लेकिन जो काम करते हैं वो दमदार करते हैं, ऐसे ही पांडवास की टीम के भी साथ है कि जो काम करती है दमदार करती है, भले ही वो गायब भी रहे कुछ समय। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि टाइम मशीन की अगली सीरीज कब तक आने की उम्मीद है, उसमें क्या खास होगा? मैं आपको सही बताऊं, टाइम मशीन के ऑलरेडी 2 गाने बने हुए हैं और जब से हम इसमें लाइव शोज़ में लगे हैं तो हम वो काम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि अब वही बात है कि हमको अगर लाइव शोज़ में करना है तो हमको उसको फिर और तरीके से करना है। अभी भी मैं आपसे इस इंटरव्यू के दौरान भी मेरे दिमाग के कोने में वही चल रहा है कि अभी परसों जो शो है उसका कैसे उसको हम क्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेटअप के लिए बहुत कम समय है। तो अभी हमारी वो रखी कि वहाँ पूरा दिमाग जा रखा है। लेकिन ये है कि टाइम मशीन वगैरह ये जो भी हमारे चल रहे हैं ये हमको बहुत अच्छे से करने हैं और हम करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाकी ये है कि हम कोई भी चीज़ जब करते हैं तो हम जितना हमसे हो पाए हम उसके लिए थोड़ा समझते हैं कि भैया अगर हम किसी बोली पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड की, अब गढ़वाली भी कई तरीके की है, कुमाऊं भी आपको पता है कि बहुत अलग अलग बदल जाती है। तो अगर आप कहीं की कोस पर बदले वाणी वाला तो हमारे वहाँ है ही प्रचलन। तो हिमाचल और उत्तराखंड के खास संदर्भों में, पहाड़ों में हो गई ऐसा, कहीं भी आप चले जाओ, चल आप लद्दाख चले जाओ, सब जगह होता है, जम्मू में भी यही है। हाँ होता ही है। तो सर बस वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ करें उसको बिल्कुल सही तरीके से हो जाए हमसे, है ना। ये ना हो कि 4 लोग ये ना बोलें कि अरे तुमने सोचा समझा नहीं, तुमने कुछ भी ये गा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक बार जो सपना दे वाला गाना किया था, तो उससे पहले हमको किसी ने बताया था कि कुमाऊं में यहाँ से लेकर यहाँ तक पिठाई लगाते हैं। हम उनके गांव गए, हमने वहाँ किया तो सब औरतें आ गई, मतलब बहुत नेचुरल था वो, तो सब औरतें आ गई। किसी ने गांव के किसी आदमी ने बोला कि एक ग्रुप है वो आ रखा है और उन्होंने करना है, तो थोड़ा सा कुछ औरतें चाहिए थी कि शादी का माहौल बनाना है। तो वो आ गए, उन्होंने लगाया वहाँ पर। तो किसने पूछा होगा, क्या कुणाल और पिताजी उसको मतलब मैनेज कर रहे थे। तो कुणाल ने किसी से पूछा या किसी ने कुणाल को बताया, मुझे बहुत एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बात ये हुई कि उन्होंने बोला कि हर जगह नहीं होता ऐसा। हाँ, हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं। और इसमें भी अगर ये जातीय ढंग से भी है तो ऐसा भी अलग अलग जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद बल्कि जब इनॉग्रेशन हुआ तो इनॉग्रेशन में भी नेगी सर ने भी को मैंने इनवाइट किया था, तो उनकी वाइफ भी आई थी, नेगी सर की वाइफ भी आई थी, नेगी सर भी आए थे। तो उन्होंने हमको पूछा कि बेटा कि तुमने जहाँ ये किया तो वहाँ पर ऐसे वाली पिठाई लगाते हैं। बोला सर हमने वहाँ पता किया, उन्होंने बोला नहीं लगाते हैं। ये सोचा कि हम जिस गांव में जहाँ पर हम कर रहे हैं तो उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने बताया कि हमारे नहीं लगाते हैं यहाँ पर। अब जिस क्षेत्र में कर रहे हैं जो कर रहे हैं तो वहाँ की जो भी स्थानीयता बनी रहे, हाँ वो है ना, ऑब्वियसली वो होना चाहिए। तो हमने उसको वैसे इंटैक्ट रखा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करते रहते हैं, सिखाना चल रहा रहता है। तो बस इस तरीके से मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन में आएंगे तो अभी हम प्रोडक्शन वाले फेज़ में अच्छे से आएंगे। अभी इस बरसात में भी हमने प्रोडक्शन में जाना था, लेकिन इस बरसात में भी बहुत सारी चीज़ें भी, आपदा वाले काम भी बहुत ज़्यादा हो गए और बाकी और चीज़ें भी हुई, तो उससे थोड़ा सा एकदम से हो नहीं पाया। और लाइव का क्या होता है कि हम अगर एक दिन शो कर रहे हैं तो उससे पहले वो 1-1.5 महीने 2 महीने की पूरी मेहनत होती है। एक ड्रेस डिज़ाइन करनी तो पूरी मेहनत है ना। अब अगर कुणाल सलील मुझ में से कोई भी एक
उस जगह पे नहीं है, सेटअप पे नहीं है या शूटिंग में नहीं है या लाइव शो में नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो हमको कुछ भी प्रोडक्शन या कोई भी लाइव शो करने के लिए हम तीनों को होना जो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई नहीं है वहाँ पर तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट कर रहे हैं। लेकिन जैसे लाइव शो हमारे गुजरेंगे तो अभी हमें है कि हम उसके बाद कुछ प्रोडक्शंस करेंगे। जो अभी टाइम सीरीज है उसका कोई ऐसा किस्सा या कोई हिस्सा जो आपको खास पसंद हो, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दीजिए। अच्छा, टाइम मशीन का। अब टाइम मशीन का तो खैर काफ़ी है। एक तो वो गाना था ही, वो तो खैर सभी को बहुत पसंद है। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरौला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारियों का जूठा फूल ना लाया। तो ये एक उस समय का मतलब ये इसने तो ऐसा कर दिया था कि लोगों ने भाई अभी कभी भी वो फूलदेई आता है तो फिर ये गाना चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड किया, बहुत प्यार दिया लोगों ने। मतलब आपको मैं सत्य बताऊं तो ये तो जो आप बोल रहे थे वो जिम्मेदारी वाला वो वाली बात है, ये यहीं से एहसास बस वो है ही वो। ईशान भाई, हमने कल के प्रोग्राम में, माने जो 2 अक्टूबर को हुआ है आपका लाइव प्रोग्राम, उसमें हम देख रहे थे कि आप स्टेज पर एक दूसरे कलाकारों के साथ आई कांटेक्ट में थे, है ना। स्टेज पर आई मूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो आई कांटेक्ट आप तब करोगे जब आप एक दूसरे को से आप किस तरीके से, हर किसी से अलग तरीके से कन्वे होती हैं चीज़ें। और तो एक तो हम रिहर्सल इतनी करते हैं कि हम एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं कि भैया किसको किस तरीके का इशारा करना है कि वो समझ जाए, है ना। और ये स्टेज एक्सपीरियंस भी होता है। बाकी सिर्फ नज़रों से नहीं होता है, हम मेरे पास टॉक बैक भी रहता है। तो एक ऐसा मतलब अंदर एक टॉक बैक भी होता है जिससे हम आर्टिस्ट आपस में बात कर पाते हैं। आर्टिस्ट भी नहीं, मतलब मैं उनको बता पाता हूँ एज ए स्टेज डायरेक्टर कि ऐसा ऐसा करना है। अब वही सारी चीज़ें कि हमने अपने लाइव शोज़ में सारी चीज़ें कर रखी हैं कि स्टेज डायरेक्टर होगा, एक फ्रंट से हमको देख रहा है, वो हमको गाइड कर रहा है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही है ना, तुम बड़े वैसे लग रहे हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कुछ है, किसी को बैक स्टेज भेजना। तो ये सब हमारा चलता रहता है इन ईयर्स में। तो वो सब हम करते रहते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट तो है ही, आपको एक साथ प्रोजेक्ट करनी है चीज़ें। और होता क्या है कि हम जो लाइव शोज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिहर्स्ड होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो सब गड़बड़ हो जाए, अनसिंक हो जाए। क्योंकि अगर बहुत रिहर्सल करके आपने कुछ चीज़ बनाई है तो उसको सिंक में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आई कॉन्टैक्ट वगैरह से ये सब सिंक वगैरह सही बना रहता है। बैक स्टेज में आप बता रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, आपको फ्रंट स्टेज से भी कोई बता रहा होता है चीज़ें। कई बार मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि क्या इससे रिदम टूटने का खतरा या ध्यान भटकने का खतरा नहीं होता है? मतलब इसे आप कैसे मैनेज करते हैं स्टेज में? इसी को बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल हो। आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो कोई बगल से आपको ये बोल देना कि भाई साहब बहुत बढ़िया, आप वहीं पर खा जाओगे, वहीं कहीं टॉन्ट तो नहीं मार रहा है कि बढ़िया है भी कि नहीं है, या तो है ना। तो वो मतलब कुल मिला की बात ये थी कि वो बहुत अच्छे से रिहर्सल हमें पता रहता है कि भैया वहाँ से हमें किसी भी तरीके से फीडबैक आ सकता है। कई बार जब हम गा रहे होते हैं तो आगे से बहुत ऐसा फीडबैक भी आता है। जैसे कुणाल बोलता है, वो FOH में रहता है, तो वो बोल देता है आपसे कि गाइस बहुत घटिया गा रहे हो, बहुत बेसुरा हो रहा है, और ना तुम हंस रहे हो, ऐसे मुर्दों की तरह खड़े हो रखे हो, क्या है ये। अब ऐसे में आदमी, एक नॉर्मल आदमी वो हो जाएगा कि अरे यार क्या बोल दिया यार, हमको तो बेसुरा बोल दिया यार, ये कर दिया। और प्रोफेशनल आदमी उसको सही करेगा और अपने तुरंत नेक्स्ट गाने में वो चीज़ें सुधारेगा या अपनी प्रॉब्लम बताएगा, मतलब मैनेजमेंट को कि यार एक्चुअली हमको सुनाई नहीं दे रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, या गर्मी लग रही है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये प्रोफेशनल तरीके में आता है। हाँ, तो इसीलिए मतलब ये है कि आपको स्टेज पे कुछ भी हो जाए, आपको बहुत पैनिक मोड को आपको बहुत लास्ट के लिए बचा के रखना है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल वाला खेल है सर। एक सवाल ये भी आता है, आप मतलब मॉडर्न बीट्स को लाने का श्रेय एक तरीके से आपको लोक संगीत में जाता है, उत्तराखंड के खास संदर्भ में अगर देखें ना, फिर भी ढोल दमाऊं हमें अभी भी आपकी स्टेज में दिखता है। हाँ। क्या था, मतलब इसके पीछे कोई मतलब प्लानिंग थी या मॉडर्न उसमें आपको बीट्स नहीं मिल पा रही थी ढोल दमाऊं की, या क्या रहा इसके पीछे का कारण? सीधी बात यह है, ढोल दमाऊं ये सब है इमोशंस। अगर आप इमोशनली कुछ चीज़ आपकी अच्छी नहीं है तो फिर क्या ही करोगे टेक्निकली कुछ भी करके।
आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो। पहले ड्रम बजाते थे, वो कहाँ, अभी कहाँ है, एक छोटी सी पेटी सी होती है, वो बजा रहे हो आप, कर तो वो भी सकते हो। लेकिन एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ ऐसे म्यूजिकल वो होते हैं जो आपके इमोशनली आप जिनसे कनेक्टेड हो सांस्कृतिक रूप से। तो वो संस्कृति से भी, अब मैं संस्कृति इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में मामला इमोशंस का ही हो जाता है। अगर आपने बचपन से अपने गांव में कुछ देखा है, कोई एक आपका एक पीपल का पेड़ है बड़ा सा, तो आपके लिए वो एक इमोशन है। अब वो पेड़ नहीं है ना। हाँ, अब आप उस पीपल के पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी करो जी, लेकिन कुल मिला के आप कर तो अपनी सेक ऑफ योर इमोशंस ही हो रहे हो ना, है ना। एनवायरनमेंट वगैरह तो बाद में आएगा, तो वो भी होता है इसमें, संस्कृति वगैरह तो बाद में आए, पहले तो वो इमोशन है। तो वो ढोल दमाव जो हमने रखा, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मसक बीन पे भी हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं कि कैसे हो, क्योंकि उसे सीखना, बजाना, और वो बहुत लाउड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम कैसे मैनेज करना है स्टेज पे। जैसे ढोल दमाव भी काफ़ी लाउड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हमने काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करी कि हम उसको कैसे जेल इन करें ड्रम्स के साथ, ढोलक के साथ स्टेज पे, क्योंकि वो जब बजता है तो वो बहुत लाउड इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं, कुल मिला के मतलब बात इमोशंस की है। और अभी हम बैक पाइप्स पे भी काम करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। अच्छा ईशान भाई, मुझे एक चीज़ ये भी जाननी थी, मतलब हमारे पास समय है तो मैं पूछ ले रहा हूँ हाँ, बिल्कुल। कि ईशान जी क्या काम देखते हैं, कुणाल भाई क्या काम देखते हैं और सलील भाई क्या काम देखते हैं? देखिए, नॉर्मली तो हम सब मतलब जैसे मेरी आपसे कल बात हो रही थी तो आपने कहा ना कि हम में डिपार्टमेंट्स भी बटे हुए हाँ। हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी, तो मैं उस लिहाज से भी, क्योंकि मैं समझ पाठकों के लिए भी एक सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, दर्शकों के लिए भी एक रुचि का विषय होता है कि कौन भाई क्या देखता है। करते तो हम सब एक दूसरे को हेल्प सभी में है, लेकिन मेरा जो वो है, मेरा वही है कि जो आर्टिस्ट मेरे साथ हैं, जो ऑन स्टेज आर्टिस्ट हैं, उनको प्रिपेयर करना, उनके साथ रिहर्सल्स करना, उनकी चीज़ों को समझना, और गाना हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, गानों पे काम करना। कुल मिला के म्यूज़िक प्रोडक्शन या म्यूज़िक डायरेक्शन जो भी स्टेज पे हो रहा है, अभी मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, तो लाइव में जितना म्यूज़िक डायरेक्शन वगैरह ये सब हो रहा है वो मैं करता हूँ। कुणाल जो है वो FOH देखता है, फ्रंट ऑफ हाउस साउंड, जो पब्लिक को जो साउंड सुनाई देगी वो कुणाल देखेगा। और कुणाल हमको थोड़ा बहुत गाइड भी करता रहता है, क्योंकि वो सामने से हमको देख रहा है कि स्टेज पे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सही है कि नहीं है, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा उधर जाओ, तुम बहुत आउट ऑफ सिंक हो गए, ये है। क्योंकि सुंदर तो होना चाहिए ना, चीज़ें सुंदर ही अच्छी लगती है ना। और फिर फिर सलील आ जाता है, तो सलील लाइट भी देख रहे हैं आजकल, और सलील बाकी विद द टीम, जैसे नवदीप है, ऋषि हैं, और बैक उसमें लोकेश भाई हैं। तो ये सब लोग क्या होता है कि कोई स्क्रीन्स देख रहा है, कोई बैक स्टेज खड़ा रहता है हमेशा हमारे लिए, कि कुछ हो गया तो मैं कम से कम किसी को बुला सकूं। वो कई चीज़ें हो जाती हैं, पानी की जरूरत है। हाँ, वही है सलील का ही है कि वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी वही करता है, हमारे शोज़ वगैरह, उसका जो भी फाइनेंशियल्स हैं, जो भी जाना आना, कैसे कहाँ रहोगे, है ना, किस कहाँ पर खिलाया जाएगा, कहाँ पर रुकाया जाएगा, करें कि नहीं करें शो को, वो सब चीज़ें वो सलील देखता है। ईशान भाई, हल्द्वानी 3 बार आपकी लाइव परफॉर्मेंस है ना, सबसे बेस्ट आपको हर लिहाज से, मतलब उसके पीछे रीजन भी आपको बताना है कि कौन सी परफॉर्मेंस जो इस साल हुई है वो, या पहले हुई है उनमें से कोई? अब अपना लेटेस्ट ही आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप और मेहनत करके आते हो। अब इस वाले में ये था कि इस वाले में हम कुमाऊनी गीत और लेके आए, साथ में वो मेरे बड़े वैसे रहते हैं हृदय के करीब, ये पप्पू दा। तो हमने सोचा था कि उनके लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए गाना तो हम ज़रूर करेंगे। और कल क्या रिस्पांस मिला उस गाने को, मज़ा ही आ गया। मतलब हमने गाया ही नहीं वो गाना, पूरा लोगों ने गाया। लास्ट परफॉर्मेंस में ये हो गया, उससे पहले भी अच्छे थे सब। और एक बार पहले हुआ था वो ईजा बैंडी वाला हुआ था, फिर एक स्पोर्ट्स डे का हुआ था। स्पोर्ट्स डे वाले में भी थोड़ा सा ये हो गया था कि उस समय एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने उसको ज़्यादा वैसा नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सभी लोग दुखी थे वो बस का दुर्घटना के कारण। फिर जो अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई थी, वही। और फिर जो इससे पहले वाला हुआ था, और इसमें बस ऐसा कुछ नहीं है ख़राब अच्छा वाला, लेकिन हाँ ये हमारा एक बिगर एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। और हम वो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा थे, मतलब इस पिछले वाले से ज़्यादा तैयार होकर आया था कि कुमाऊं में यार इस बार जाना है, तो थोड़ा सा ये भी करना है वो भी करना है। कल बल्कि हमको कोई आ भी गए कि यार तुमने बेड़ू पाको नहीं गाया। मतलब कुमाऊं में भाई, मैंने देखा कुमाऊं में लोगों को चाहिए तुम कुछ भी गाओ, तुम्हें बेड़ू पाको गाना पड़ेगा। नेशनल गेम्स के उसमें आए थे, तो यहाँ पर हम जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर मतलब गाने गा रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर आ गए बीच में से, और एक आदमी नहीं है, सारे आ रहे हैं कि रुको,
कि पहले बेड़ू पाको गा दो आप। मैं आपको बताऊं, इसका किस्सा ये है, हम जब यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन्स पे जाते थे ना, कहीं भी जाएं, तो ये कहा जाता था उत्तराखंड से कोई आया हो और वो बेड़ू पाको में डांस ना करे, ऐसा होता नहीं नहीं, है। पर मैंने सीरियसली मैंने गढ़वाल में बहुत कम देखा है। अच्छा। यहाँ बहुत ज़्यादा है कुमाऊँ में, और आप जितने गांव में जाओगे उतना और आपको वो सुनने को मिलेगा। अब जैसे जैसे गांव की तरफ जाओगे आप वैसे मिलेगा बेड़ू पाको गाओ। अब ये हल्द्वानी है, यहाँ तो सभी लोग सही तरह के लोग हैं, लेकिन वो आ गए, वो भी आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं। बोला ठीक है, बोला सर आप बोला अगली बार से ये भी ध्यान रखेंगे। जो हमारी बातचीत है चिंतन मंथन, इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है। अच्छा, तो इसका एक सेगमेंट है चलते चलते, ठीक है, जो मतलब रैपिड फायर राउंड जो होता था उसे हमने चलते चलते नाम दिया। ठीक है। तो वो हम ये सोचते हैं कि वो विदा होते हुए जो ठीक है, हमारे वो हों ठीक है, कलाकार या ठीक है। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उस दिन, ठीक है। उनसे बातचीत हो। ईशान भाई, फेवरेट पहाड़ी खाना? जैसा थिचवानी। मुझे पहाड़ी मुझे सारे पसंद है। गाने के अलावा कौन सा टैलेंट है जो लोग अब तक नहीं जान पाए हैं ईशान भाई का? लोग जानते तो हैं, मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ठीक ठाक हूँ। मतलब मैं पूरे बैंड की वायरिंग वगैरह सब मैंने करी है, सारी रिगिंग वगैरह मैंने करी है। और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, कौन सी यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये सब मैं कर लेता हूँ। तो वो ठीक है, मेरा प्लस पॉइंट है वो। बचपन का कोई गाना जिसे सुनकर तुरंत नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं? बहुत हैं। नेगी सर की वो जो खुद एल्बम है, वो पूरी एल्बम ऐसी है। हमें कुछ गुनगुना के सुनाइए ना। वो एक वो गाना है उनका, तेरी पीड़ा माँ दुई आंसू मेरा भी थोड़ी जाला पीड़ा ना लुके। तो ये एल्बम सुन के बहुत ऐसा लगा कि यार कितनी अच्छी कंपोजिशंस हमारे यहाँ हैं। अगर मौका मिले तो किस इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना चाहेंगे? हाँ, पता नहीं, मैं ज़्यादा ही मुंह खोल दूंगा। बिल्कुल खोला जा सकता है, क्या है? अनुष्का शंकर इज़ वन ऑफ देम। रविशंकर जी की बेटी, वो बहुत है। और ये बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे एक तो नहीं है। अब ऐसे कई तो लोग हैं जो कि हमसे इतने बड़े हैं, मुझे अब पता लगा कि वो तो बहुत बुढ़े हो गए हैं। अनुष्का शंकर इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे उनका अच्छा लगता है, प्रोजेक्शंस वगैरह ये सब, सितार बजाती हैं। और भी बहुत हैं, ऐसे नाम तो क्या ही लूँगा मैं। बैंड में सबसे ज़्यादा मजाकिया कौन है? सब, कोई कम नहीं है सर। जिसको जब मौका मिलता है ना, वो तब वो कर देता है, वो मतलब चौका छक्का कोई नहीं छोड़ता। हाँ। टांग खिंचाई कौन करता है सबसे ज़्यादा? वैसे तो कर तो बहुत कुछ हर कोई सकता है, लेकिन मैं ही करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा भी तो हूँ। सबसे ज़्यादा सीरियस कौन रहता है बैंड में? गौरव। गौरव भाई, आप थोड़ी मजाकिया बनिए, थोड़ी जॉली ने चलाई है। वो ऐसे साइलेंटली वो बहुत अच्छा है। स्टेज पे तो हम बहुत मजाक करते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली चुप ही रहता है वो। ईशान भाई, सबसे ज़्यादा आलसी? कौन है आलसी? या नहीं है हमारे वैसे, ऐसे नहीं सब है। एक्टिव है? हाँ, सब मतलब काम के लिए कामचोर कोई नहीं है। प्रोएक्टिव या एक्टिव में अगर कहें तो प्रोएक्टिव कौन है? प्रोएक्टिव ठीक है सब। अनिरुद्ध इस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत रियाजी है, अपने टाइम पे आता है, टाइम पे जाने का उसका फिक्स रहता है, तल्लीनता से सारे काम करता है। हाँ, बहुत डिसिप्लिन। आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मतलब इसको हर संदर्भ में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर श्रेणी में आप ले लीजिएगा इसको, तो सबसे पहला काम जो आप करना चाहेंगे? मैं आर्टिस्ट वगैरह के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आर्टिस्ट के लिए कि एक कुछ अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बने, और फोक कलाकार जो हैं वो ऐसे जिस तरीके से अभी बेचारे काम कर रहे हैं, बेचारा ही बोलूँगा मैं, वो बेचाराई वाली स्थिति हट जाए उनसे। ईशान भाई, एक शब्द जो पांडवास को परिभाषित करता हो? खैर, एक शब्द तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये है कि मतलब मेहनत है, सच्चाई है, और जो हमारी लगन भी है। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें अच्छे, मुझे लगता है कि हम अच्छे रहते हैं। सच्चाई ऐसी कि हम सब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट रख के काम करना चाहते हैं। दूसरा है कि मेहनत, हमारे यहाँ मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी है कि हाँ, नॉलेज गेन करते रहना, ये हमारा मतलब कि वो है कि भैया कहीं से ही मिले, नॉलेज गेन करते रहो। हाँ, सीखते रहो। ईशान भाई, कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। अब कल जैसी डिमांड थी उसी हिसाब से गुनगुना देता हूँ, जो राधा जो गीत था। स्याधारे ओ खली राधा, धन कुटो लगोली राधा, स्याधारे ओ खली राधा, धन कुटो लगोली राधा,
धन कुटो लगौली राधा, धन सरो लगौली राधा, धन कुटो लगौली राधा, धन सरो लगौली राधा। शुक्रिया ईशान भाई, बहुत बहुत आपका, बहुत कीमती समय आपने दिया पी4 पहाड़ न्यूज़ की टीम को, बहुत शुक्रिया। कैमरे में ही हम एक वादा लेना चाहते हैं, जब भी टाइम सीरीज की जो अगली सीरीज आएगी उस समय हम तीनों भाइयों के साथ एक साथ बातचीत करना चाहेंगे। आज तो खैर नहीं हो पाया क्योंकि कुणाल भाई को जाना पड़ा, है ना, तो हम तीनों से पहली बातचीत हम करना चाहेंगे। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू। लोक वही है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान सिर्फ शहरों और बाज़ारों से नहीं बल्कि उन गीतों से है जो पीढ़ियों से पहाड़ की घाटियों में गूंजते आए हैं। पांडवास बैंड ने हमें यह एहसास दिलाया है कि लोकगीत केवल अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य की धड़कन भी बन सकते हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर जो बीज बोया था उससे आज पहाड़ का हर घर, हर परिवार, हर दिल खुद को जुड़ा महसूस करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी और पांडवास की आवाज़ पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति को जीवित रखेगी। आपने न सिर्फ हमारे लोक का मंच सजाया बल्कि दिलों में भी लोक की रोशनी जलाई। दोस्तों, चिंतन मंथन का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन याद रखिएगा, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक संगीत कभी समाप्त नहीं होते। वो बस नई आवाज़, नए सुर और नए जुनून में जी उठते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी नए मेहमान को इस एपिसोड में देखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वीडियोस आते ही समय पर मिलती रहें। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल, आप देख रहे थे पी4 पहाड़ न्यूज़।